मित्रों, शुभ अपराह्न। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों, हम लोग इस समय हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य में हालावाद चल रहा है और हालावाद के आज हम देखेंगे प्रवर्तक। और हालावाद कब से कब तक चला था ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। प्रमुख हालावादी कवियों के क्रम क्या थे ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम चलते हैं क्रम से लेकर के हालावाद के प्रवर्तक अर्थात हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, बताइए, अपने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जन्मे हरिवंश राय बच्चन जी का जो वंशज है आज भी अपने कीर्ति के परचम को लहरा रहा है। तो हम आप भी देखते हैं आज हरिवंश राय बच्चन को। इनका जन्म मित्रों हुआ था 1907 ईस्वी में और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है कटघर। ये कहाँ है? इलाहाबाद। तो कटघर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, अर्थात आज के समय में प्रयाग से संबंधित नाम है। और मृत्यु देखेंगे मित्रों तो 2003 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और ध्यान दीजिएगा, इनका जो परिवार है वो कायस्थ परिवार है। कायस्थ का तात्पर्य होता है, जिसमें आप लोग इनके एक अगले शब्द को देखते हैं, जिसे लाला कहते हैं, तो ये कायस्थ के नाम से हैं। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। और ध्यान दीजिएगा, इनके पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी दो पत्नियां थीं। पहले पत्नी का नाम था श्यामा देवी। माना जाता है 1926 ईस्वी में इनसे विवाह हुआ था। किससे? श्यामा देवी से। और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? श्यामा देवी की। तो इनकी एक माना जाता है प्रेमिका रहती है जिसका नाम है तेजी। तो दूसरी बार जब इनका वास्तव में विवाह हुआ तो तेजी से हुआ, ये 1942 में हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी दो पत्नी थी। कौन? श्यामा देवी और तेजी। और ध्यान दीजिएगा, इनके पुत्र का नाम तो आपने सुना होगा, एक्टर, बहुत माने जाने एक्टर हैं। कौन हैं? अमिताभ बच्चन। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा इनका जो वंशज है, पहले तो कीर्तिमान था ही, अभी भी कीर्ति वास्तव में बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मित्रों कभी भी पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। कहाँ? कटघर। कहाँ है वो? इलाहाबाद यानी प्रयाग में। और मृत्यु 2003 है। और ध्यान दीजिएगा, परिवार इनका कहाँ से मेल करता है? कायस्थ परिवार से। और पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम सरस्वती देवी, और पत्नी इनकी दो थीं। एक का नाम था श्यामा देवी और एक का नाम तेजी था। पुत्र इनके अमिताभ बच्चन थे। ये इनसे संबंधित, वास्तव में परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित मुख्य तथ्य की ओर। तो अपेक्षा करता हूँ जीवन परिचय याद हो गया होगा। जन्म 1907 और जन्म स्थान कटघर इलाहाबाद, मृत्यु 2003। परिवार इनका कायस्थ परिवार है। पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी और पत्नी श्यामा देवी और दूसरी पत्नी तेजी। पुत्र इनके ये हुए अमिताभ बच्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य तथ्य से संबंधित देखते हैं, इनसे संबंधित मुख्य तथ्य क्या हुआ।
जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है मित्रों। आइए चर्चा पर चर्चा। और ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे कवि हैं जो यूपी टेट और टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपीपी व यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। तो आइए चलते हैं मुख्य तथ्य की ओर। आइए मुख्य तथ्य देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में, हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में आगमन, हिंदी साहित्य में आगमन उमर खयाम की रुबाइयों से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जो भी हिंदी साहित्य में वास्तव में कविता रचने का जो आगमन किया गया, वो किस में किया गया है? वास्तव में उमर खयाम की जब रुबाइयाँ ये पढ़ते हैं, उन्हीं रुबाइयों से ये धीरे धीरे कवि का रूप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ तथ्य हैं इनसे संबंधित। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। किसका? हालावाद का प्रवर्तक। अगले पॉइंट, बच्चन जी को वायरन, चाहे बायरन कह दीजिए, वायरन या छई रोमांस कवि व छई रोमांस कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि पूछा जा सकता है कौन से ऐसे कवि हैं जिनको वायरन या छई रोमांस कवि के नाम से जाना जाता है? तो छई रोमांस कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन जी को वायरन व छई रोमांस कवि के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि छई रोमांस कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। बहुत ही अद्वितीय। वास्तव में इनकी पत्नी श्यामा देवी की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद विचार करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उसके बाद अपनी प्रेमिका से विवाह करते हैं तेजी से, और उसी विचार को लेकर के इन्होंने इतनी कविता लिख दी कि वो आज वास्तव में हालावाद इतने मस्त प्रेम न्यौछावर करते ही लिख दिए कि हालावाद के रूप में परिवर्तित हो गया। तो चलते हैं पॉइंट के रूप में, देखते हैं इनके प्रमुख रचना को लेकर के। आपसे पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में आगमन कब करते हैं, तो ये उमर खयाम की रुबाइयों से आगमन कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। और बच्चन जी को वायरन या छई रोमांस कवि कहा जाता है। ऐसा प्रसिद्ध मिली है किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को। अब आइए चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख काव्य संग्रह को लेकर के। यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी यहाँ क्वेश्चन किए जा सकते हैं हरिवंश राय बच्चन से, इनके काव्य संग्रह को लेकर के। आइए चर्चा पर चर्चा की जाए प्रमुख काव्य संग्रह से। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग, हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख काव्य संग्रह। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रम को जानना।
तो हम लोग क्रम से पहले सीखेंगे। क्रम इनका क्या बनेगा? पहली रचना इनकी है तेरी हार। क्या है? जिसको तेरा हार के नाम से कहा गया है, तेरा हार। इसकी रचना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, इसकी रचना हुई थी 1932 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वानों ने कहा है तेरा हार ये इनका काव्य संग्रह जो है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, इनका जो काव्य संग्रह प्रथम है वो है मधुशाला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। 1935 ईस्वी में है। तो तेरा हार 1932 और मधुशाला 1935। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू होता है, ये क्रमवत हैं। फिर है मधुबाला, ये कब है? 1936 ईस्वी। और अगला पॉइंट है मधुकलश, ये मित्रों है 1937 ईस्वी। कब है? 1937 ईस्वी। अगला पॉइंट है निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ये 1938 ईस्वी है। अगला है एकांत संगीत, एकांत संगीत। अभी थोड़ी थोड़ी व्याख्या लिखा दी जाएगी जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये है 1939। अगला है आकुल अंतर, आकुल अंतर। इसकी रचना कब हुई? 1943 ईस्वी। अगला है सतरंगिनी, इसकी रचना कब हुई? 1945 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है हलाहल, बहुत पूछा जाता है मित्रों, इसकी रचना कब हुई? 1946 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है हलाहल के बाद बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, ये भी 1946 ईस्वी में लिखा गया, बंगाल का अकाल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्रम से लिखा दे रहे हैं ताकि चाहे यूपीएसआई में क्रम पूछे, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी में कहीं भी क्रम पूछे, क्योंकि एक बार वनडे एग्जाम में क्रम पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन के रचनाओं का क्रम क्या होगा, तो क्रम पूछे जा सकते, इसलिए जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से लिखा दे रहा हूँ, तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी और हलाहल, बंगाल का अकाल। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, पहले यही क्रम बैठा लीजिए। तेरा हार हुआ 1932 से, ध्यान दीजिएगा। मधुशाला 1935, फिर मधुशाला में कौन पहुंची? मधुबाला। मधुबाला 36 में गई। मधुबाला क्या लेके पहुंची? मधुकलश। कब पहुंची? 37 में। ध्यान दीजिएगा, निशा माने रात, रात में पहुंची। निशा निमंत्रण अर्थात 38 में। एकांत संगीत हुआ 1939 में। आकुल अंतर 1943 में। सतरंगिनी हुआ 1945 में। हलाहल 46, बंगाल का अकाल, अर्थात बंगाल का अकाल हलाहल दोनों का ईस्वी एक है। और आगे बढ़ते हैं, खादी के फूल। क्या है? खादी के फूल। खादी के फूल, इसकी रचना 1948 ईस्वी में हुई। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत की माला, इसकी भी रचना 1948 ईस्वी में है। कब है? 1948 ईस्वी में है। अगला है, अगले पॉइंट की ओर, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, इसकी रचना 1950 ईस्वी में। इसकी रचना कब हुई? 1950 ईस्वी में। अगला, प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका, इसकी रचना 1955 ईस्वी में। कब है? 1955 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, धार के
इधर उधर 1957 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1957 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, अगले तथ्य की ओर चलते हैं। आरती और अंगारे, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। आरती और अंगारे ये कब लिखा गया? ये 1958 में, 1958 ईस्वी में। अगला पॉइंट है बुद्ध और नाचघर। बुद्ध और नाचघर ये भी है 1958 ईस्वी में। अगला पॉइंट है त्रिभंगिमा। त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा ये कब लिखा गया? 1961 ईस्वी में। अगला 4 खेमे 64 खोटे, यह बहुत महत्वपूर्ण है भैया। 4 खेमे 64 खूंटे, ये 1962 की रचना है। 4 खेमे 64 खूंटे। अगला 2 चट्टानें, दो चट्टानें ये कब लिखा गया? 2 चट्टानें 1965 में। अगला पॉइंट है कटती प्रतिमाओं की आवाज। कटती प्रतिमाओं की आवाज ये कब है? 1968। ध्यान दीजिएगा, मुख्यतया ये क्रमोक्त रचनाएं हैं जो काव्य संकलन के रूप में जानी जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्रम है वो यहाँ से है। यह क्रम आपसे पूछा जा सकता है कहाँ तक? 6 नंबर तक। यहाँ से क्रम पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या किया जाता है, मधुबाला ऊपर करके मधुशाला नीचे कर दिया गया, फिर कभी मधुकलश ऊपर करके मधुशाला नीचे कर दिया गया। लेकिन क्रम याद रखिएगा मित्रों, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल। देखिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है। तेराहार, कोई वास्तव में हार गया, समझ लीजिए बच्चन जी ही हार गए अपने प्रेम के प्रति। और देखिए मधुशाला गए, मधुशाला में कोई लाई पिलाने के लिए मधु, कौन लाई? वो मधुबाला। किसमें रख के लाई? मधुकलश में। पीते पीते रात्र हो गया, निशा निमंत्रण हो गया। ध्यान दीजिएगा। और जब निशा निमंत्रण अर्थात रात में पिया गया वो भी एकांत था, एकांत संगीत हुआ। और जब वास्तव में बहुत मधुशाला अर्थात बहुत शराब पी ली गई तो मन आकुल हो गया, तो आकुल अंतर रचना हो गई। और जब आकुल हो गया, व्यक्ति इधर उधर बोलने लगा तो सतरंगिनी हो गई। हलाहल क्या हुआ? वास्तव में एकदम लथपथ हो गया व्यक्ति पी के, तो हलाहल हुआ। और पीते पीते बेचारा के अकाल पड़ गया, तो बताओ कहाँ का हो गया? बंगाल अकाल। फिलहाल इनकी घटनाएं कुछ अलग अलग हैं। ये किस रूप में लिखे गए, किस रचना में कौन सी घटना है, कौन सा तथ्य वर्णित है, इसको हम अलग अलग अभी लिखा दे रहे हैं। लेकिन एक क्रम आप याद कर लीजिए, तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल। क्रम तो एकदम सही है। 32, 35, 36, 37, 38, 39, देखिए यहाँ तक एकदम क्रम है। केवल 32 छोड़ दीजिए, बाकी क्रम है। फिर 43, 45, 46, 46, यहाँ भी क्रम आपको मिल जा रहा। यहाँ देखिए 48, 48 दो रचना, 50 में एक, 55 में प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर 57, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, 4 खेमे 64 खूंटे 1962, 2 चट्टानें 1965, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968। ये प्रमुख इनके क्या हो गए? काव्य संग्रह हो गए। तो मित्रों यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है और चर्चा पर चर्चा आपके लिए
होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रमुख रचनाओं से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और उनकी व्याख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जिनसे क्वेश्चन व्याख्या से पूछे जाएं वो व्याख्या भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो प्रत्येक की थोड़ी थोड़ी अगर व्याख्या सबके प्रति हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन से कुछ बचेगा नहीं, संपूर्ण पॉइंट आपके हाथ में हो जाएगा। तो चलिए चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए इनसे संबंधित। चलिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मधुशाला से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चन जी के निष्कपट प्रेम का वर्णन है। तो क्वेश्चन आए कि बच्चन जी के निष्कपट प्रेम का वर्णन किस रचना में, तो किस में होगा मित्रों? मधुशाला में। कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ से। और ध्यान दीजिएगा इसी रचना में, इसको मिटा दे नहीं इधर उधर भाई समझने लगे आप लोग कि औरों की बात भी की जा रही। तो ध्यान दीजिएगा इस रचना में वास्तव में समाज सुधारक के रूप में भी वर्णन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जीवन के साथ साथ इस रचना में बच्चन जी के जीवन के साथ साथ सामाजिक, गर्मी बहुत हो रही भाई, सामाजिक सुधारक के रूप में भी वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनकी कौन सी रचना है जिसमें इनके निष्कपट प्रेम का वर्णन हुआ है और इनके जीवन के साथ साथ एक सामाजिक, एक समाज सुधार संबंधित तथ्यों का वर्णन है, वो मधुशाला में। आइए दूसरे पॉइंट पर अगले तथ्य की ओर चलते हैं, अगली रचना की ओर। वो है मधुबाला, वो है मधुबाला। आइए इसमें देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है मधुबाला में। इसमें प्रेम संबंधी तथ्यों का वर्णन किया है। तो मधुबाला में प्रेम संबंधी तथ्यों का क्या किया है? वर्णन किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनके प्रेम संबंधित तथ्यों का वर्णन किस रचना में, तो मधुबाला में हुआ है। अगली रचना देखते हैं मधुकलश। क्वेश्चन कभी भी किया जा सकता है यहाँ सबसे। तो चलिए देखते हैं मधुकलश में क्या वर्णन है। इसमें कवि ने अपने जीवन के अवसाद का, अवसाद माने वही पीड़ा का मानचित्र कविता के माध्यम से खींचा है। बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इनके जीवन का जो भी अवसाद होता है इनकी पत्नी के मृत्यु के बाद, वो सभी अवसादों का, वो सभी पीड़ा का वर्णन किसमें किए हैं? मधुकलश में। अगला है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, इसमें देख लेते हैं क्या वर्णन है। इसमें पत्नी श्यामा देवी
के मृत्यु के बाद, यानी उनके निधन के बाद अपने हृदय की पीड़ा का, अपने हृदय की पीड़ा का बच्चन जी ने वर्णन किया है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, कौन से ऐसी रचना जिसमें प्रेम संबंधित तत्व का वर्णन है? तो प्रेम संबंधित तत्व का वर्णन किसमें हुआ है? प्रेम संबंधित तत्व का वर्णन मधुबाला में। वास्तव में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सामाजिक समाज सुधारक के रूप में वर्णन किस रचना में मिलता है, या निष्कपट प्रेम का वर्णन किस में मिलता है? तो निष्कपट प्रेम मधुशाला में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, तीनों में बताइए कौन सा विकल्प है जिसमें बच्चन जी अपने अवसाद का, अपने हृदय के अवसाद का वर्णन करते हैं? तो किसमें? मधुकलश में। और पत्नी के मृत्यु के बाद जो दुख का वर्णन करते हैं, पीड़ा का वर्णन करते हैं, वो क्या है? निशा निमंत्रण है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में। आइए और भी कुछ तथ्य देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए, इस तरह से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण हो गया। अगली रचना लिखते हैं एकांत संगीत। अगली रचना क्या है मित्रों? एकांत संगीत है। आइए अगली रचना को हम लोग लिखते हैं। इसमें क्या बातें घटित हैं, आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं। एकांत संगीत में एकांत संगीत बहुत महत्वपूर्ण। इस काव्य संग्रह में इनकी प्रसिद्ध कविता बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है, जो बीत गई सो बात गई। शीर्षक कविता का वर्णन है। अब देखिए, आ सकता है निशा निमंत्रण की, एकांत संगीत की, मधुबाला, मधुशाला, किसमें जो बीत गई सो बात गई कविता का वर्णन है? तो कौन होगा? एकांत संगीत होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अगला है सतरंगिनी। इसमें बच्चन जी ने प्रेम एवं श्रृंगार के गीतों का वर्णन किया है। तो सतरंगिनी में बच्चन जी ने क्या किया है? प्रेम एवं श्रृंगार के गीतों का क्या किया है? वर्णन किया है। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। यहां से कहां से? सतरंगिनी से। अगला पॉइंट है मित्रों हलाहल। आइए हलाहल देखते हैं। हलाहल वास्तव में विष का पर्यायवाची है। किसका? ये विष का पर्यायवाची है। लेकिन देखते हैं इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। इसमें बच्चन जी ने अपने हृदय के मंथन की भावना को लिखा है। मंथन की भावना को लिखा है। तो ये किस में लिखा है? हलाहल में।
तो एकांत संगीत, शतरंगिनी और हलाहल, ये पॉइंट हो गए। और भी चर्चा की जाए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस रचना में किसका वर्णन हुआ है, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए चर्चा पर चर्चा करते हैं मित्रों अगले तथ्य की ओर। तो रचना से संबंधित कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है खादी के फूल। अगली रचना का नाम क्या है? खादी के फूल। खादी के फूल। इस काव्य संग्रह को, इस काव्य संग्रह को हरिवंश राय बच्चन व सुमित्रानंदन पंत ने मिलकर लिखा है। एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि खादी के फूल संयुक्त रचना तो है किसकी किसकी? सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन। लेकिन है क्या इसमें? इसमें महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि का वर्णन है। तो महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि का क्या है? वर्णन है। अगला पॉइंट है सूत की माला। इसमें देखिए क्या वर्णन है सूत की माला ग्रंथ में। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1948 की रचना है। इसमें महात्मा गांधी के निधन के बाद उनके विसर्जन की घटना का वर्णन है। उनके विसर्जन की घटना का वर्णन है। अगला पॉइंट बंगाल का अकाल। इसमें फ्रांसीसियों के राज्य क्रांति का वर्णन है। कहने तात्पर्य विदेशियों से जो भी अत्याचार हुआ है उनका इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? बंगाल का अकाल, इस कविता में। आइए और भी कुछ बातें कर लेते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ की बात तो एकदम आपको लिखनी होगी। तो खादी के फूल संयुक्त रचना हो गई। सूत की माला, इसमें महात्मा गांधी के वास्तव में विसर्जन की बात की गई निधन के उपरांत, और बंगाल के काल में फ्रांसीसी राजक्रांति का वर्णन हुआ है। आइए और भी कुछ बातें कर लेते हैं। चर्चा पर चर्चा। आज उमस भरी गर्मी है। चलिए हम लोग इस गर्मी का मुकाबला करते हुए भाई कुछ रचना को पढ़ लेते हैं। और अगस्त में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं और भी एग्ज़ाम सितंबर में लगे हैं। सबके लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनको लिखाए जा रहे हैं। तो आइए चर्चा कर देते हैं क्या क्या तथ्य और भी वर्णित हो सकते हैं और भी रचना में। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करा दी जा रही है। चलिए अगला है धार के इधर उधर। इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वों यानी त्योहारों वर्णन है। तो विभिन्न प्रकार के त्योहारों के माध्यम से
बच्चन जी कुछ देशवासियों को अवगत कराना चाहते हैं, वो धार के इधर उधर इस काव्य संग्रह के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, आरती और अंगारे। आरती और अंगारे, आइए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या बातें हैं? इसमें विनय पत्रिका अर्थात तुलसीदास की जो रचना है, विनय पत्रिका के माध्यम से कुछ देवी देवताओं का वर्णन है। किसमें? आरती और अंगारे में। तो ये पॉइंट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। और बुद्ध नाच घर हुआ, उसमें महात्मा बुद्ध संबंधित कुछ धर्म को लेकर के बातें की गई हैं। इस तरह से ये हो गए इनके प्रमुख काव्य संग्रह, जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ आत्मकथाएं हैं। आत्मकथा तो सबको एकदम जिह्वा पर याद होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आत्मकथा है कि काव्य संग्रह है कि कहानी है कि उपन्यास है, यह बात तो एकदम याद होनी चाहिए। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख आत्मकथा। बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 4 हैं भैया, लेकिन चारों अपने आप में एकदम महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए कितनी बढ़िया इसमें बातें हैं। वास्तव में अपनी पत्नी श्यामा देवी को भूल जाएं कि वास्तव में अपनी प्रेमिका तेजी को भूल जाएं। इस तरह से ये अपनी कथा को व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। कितनी बढ़िया आत्मकथा है। आत्मकथा सदैव अपने जीवन चरित्र के बारे में या अपनी भावना के बारे में सदैव लिखी जाती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इन्होंने लिखा है कब? 1969 में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, किसे भूलूं किसे याद करूं। और ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, जब दूसरा विवाह होने को होता है तो उस पर भी कुछ आत्मकथा लिखते हैं। क्या? नीड़ का निर्माण फिर चाहे फिर कर दीजिए। तो नीड़ का निर्माण यानी पुनः मैं अपना वास बनाना चाहता हूँ, तो कितनी बार मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। वास्तव में इनके पास अनेक प्रकार के ऐसी चर्चाएँ परचाएँ मिलती हैं कि अनेक इनके प्रेमिकाएँ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तेजी को मानते थे। इसलिए बाद में कहते हैं नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात फिर से मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। ये अपनी आत्मकथा व्यक्त करते हैं। इसकी रचना कब हुई? 1970 में, 1970 ईस्वी में। तो नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत आसान है। ये 69 है, ये 70 है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बसेरे से दूर। ये जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं तब वहाँ बसेरे से दूर लिखते हैं। तो यानी ये लिखी जाती है 1977 ईस्वी में। कब लिखी जाती है? 1977 ईस्वी में। क्या? बसेरे से दूर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 69, नीड़ का निर्माण फिर 1970 और बसेरे से दूर 1977। अगला पॉइंट, अब देखिए वहाँ से जब लौट के आते हैं विदेश से तब क्या करते हैं? 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से कब? सोपान तक। इसकी रचना 1985। तो वहाँ से लौट के आते हैं 10 द्वार से, अर्थात विदेश से सोपान तक, जहाँ से गए थे सीढ़ी तक। तो इस तरह से 10 द्वार से सोपान तक 1985, बसेरे से दूर 1977, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये सब रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। ये बच्चन की कहानी है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि उपन्यास है कि रेखा चित्र है, तो हमेशा आप क्या बताओगे? यह चारों इनकी क्या है? आत्मकथा है। तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से क्वेश्चन कभी भी किया जा सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन से काव्य संग्रह जितने लिखाए हैं और यह आत्मकथा इतने पूछे जाते, इससे ज़्यादा इनसे कुछ पूछे नहीं जाते हैं। और जो बीत गई सो बात गई, तो कहने का तात्पर्य यह है इनकी कविता भी महत्वपूर्ण है। जो एकांत संगीत में वर्णित है ये भी बहुत पूछा जाता है। चर्चा पर चर्चा यहाँ से होनी चाहिए। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या बोलो कि याद करो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। देखिए चारों कितने बढ़िया याद हो जाएंगे। किसे भूलें किसे याद करें, श्यामा देवी को भूलें कि तेजी को भूलें, किसको याद करें किसको भूलें। देखिए कितनी बढ़िया बात है। पुनः विवाह करना चाहते हैं, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ माने घोंसला होता है। फिर आगे देखिए बसेरे से दूर, जब ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ की बात करते हैं। वहाँ से लौट के आते हैं 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 इनकी क्या हो गई, आत्मकथा हो गई। इस तरह से मित्रों अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग हरिवंश राय बच्चन को बेहतर सीख गए होंगे। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण नहीं उतनी समझी जाती हैं, बस इतने जानिएगा। जो बीत गई सो बात गई, यही कभी कभी कविता पूछी जाती है। ये कविता किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। और भी कुछ हालावादी कवि हैं, उन्हें कल पढ़ा करके अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। और कोई भी एग्जाम हो, हरिवंश राय बच्चन आपके लिए बहुत ही अद्वितीय कवि माने गए हैं। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देखिए। आपको कमेंट के माध्यम से जो भी अवगत कराना हो, अपने विचारों को व्यक्त करना हो, तो कमेंट के माध्यम से आप विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।